एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो ईसीजी पे होने वाली है। ईसीजी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट के रिगार्डिंग देखें तो। देखिए ईसीजी में पेपर पे एक रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट में PQRSTU ये जो वेव आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, इन वेव की एक लंबी सी पेपर पे रिपोर्ट होती है, तो उसको हम ईसीजी कहते हैं। इसकी मशीन जो होती है उसको भी ईसीजी ही कहा जाता है। दोनों नाम में क्या फ़र्क है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मशीन जो होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है और इस मशीन से जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है, जो पेपर पे एक लंबी सी रिपोर्ट आती है। ईसीजी पढ़ने से पहले आप एक रूल पढ़ लीजिए कि एट्रियम जो रिलैक्स होता है उसकी लाइन ईसीजी में नहीं होती है। कंडक्टिंग सिस्टम यहाँ पे आप देखेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे, उसमें रिलैक्सेशन, दोनों की लाइनें ईसीजी में होती हैं। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की लाइन जो होती है वो ईसीजी में होती है। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन दोनों की लाइनें ईसीजी में होती हैं, लेकिन एट्रियम के रिलैक्सेशन की जो लाइन है उसको ईसीजी में शो नहीं किया जाता है, क्योंकि माना जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो यहाँ शो नहीं होती है। तो ईसीजी की जो पेपर पे रिपोर्ट होती है वो कुछ ऐसे होती है। ये पॉजिटिव वेव, ये नेगेटिव वेव, और नेगेटिव वेव जो होती है ये पी वेव से इसकी शुरुआत होती है। शुरुआत में ये एक नॉर्मल स्लोप बनाती है, उसके बाद में ये जो जीरो वाली लाइन है उस पर टच करती है, फिर हल्की सी नीचे जाती है, क्यू वेव बनाती है, और फिर काफ़ी हाइट पे ऊपर आर वेव, फिर नीचे काफ़ी हाइट पे एस, और फिर उसके बाद में ये पहली ऊंची लाइन टी, और जो यू वाली लाइन होती है ये टी से थोड़ी सी हल्की सी कम ऊंचाई वाली होती है। इसके बीच में आप क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, एक पी क्यू इंटरवल पढ़ेंगे और एक एस टी इंटरवल पढ़ेंगे। इस इंटरवल का क्या मीनिंग होता है आप ये जानेंगे। इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि पी क्यू आर एस टी और यू जो वेव है इनका क्या मीनिंग होता है, और इसके बाद हम जानेंगे कि ईसीजी को पढ़ के हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का पता, उनका डायग्नोसिस कैसे लगाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले पी वेव जो आपने देखी है, पी वेव का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या शो करती है पी वेव। देखिए एट्रियम डिपोलराइजेशन होता है, और ऐसे नोड, जब एट्रियम का डिपोलराइजेशन हो चुका होता है तब ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन वेव जो होती है मायोकार्डियम, एट्रियम की मायोकार्डियम में जाती है, और एट्रियम की मायोकार्डियम से जाने पर, सिग्नल मिलने पर जो दोनों एट्रियम होते हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो जो पी वेव होती है ये एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। पी वेव जहाँ से शुरुआत होती है, जो सबसे पहली लाइन है वो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाती है। तो यदि पी वेव में आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका सीधा सा मीनिंग ये होगा कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो सही प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। इसके बाद में आप देखिए क्यू वेव। क्यू वेव का मतलब होता है कि कंडक्टिंग जो सिस्टम है उसमें डिपोलराइजेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन वेव चल रही है, वो सिग्नल जो होता है वो कंडक्टिंग सिस्टम में अभी जा रहा है। तो ठीक है, देखिए ये आपने मान लिया कि ये आपका हार्ट है, यहाँ पे ऐसे नोड होती है, यहाँ पे एवी नोड होती है, और इसको एक फाइबर के द्वारा जोड़ दिया जाता है, फिर इसके बाद में बंडल ऑफ हिज और पुर्किंजेज फाइबर के द्वारा इसको वेंट्रिकल में, जो वेंट्रिकल की मायोकार्डियम जो होती है उसमें इसको सप्लाई कर दिया जाता है, और यहाँ ऐसे नोड होती है और ये एट्रियम होता है। तो सब अगर अपन देखें कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल कहाँ जाएगा, तो वो डिपोलराइजेशन सबसे पहले एट्रियम में होगा। तो एट्रियम में डिपोलराइजेशन के लिए जो ऐसे नोड होती है यहीं से सिग्नल पास आउट हो जाते हैं, लेकिन वेंट्रिकल के लिए एवी नोड को पास करना पड़ता है, और एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज पुर्किंजे फाइबर के द्वारा होकर के, और ये फिर से वेंट्रिकल की मायोकार्डियम में जाती है। तो इसलिए वेंट्रिकल में जो कॉन्ट्रैक्शन वेव जाती है वो थोड़ा सा लेट जाती है, इसलिए लास्ट में ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा या डिपोलराइजेशन होगा। तो देखिए
आपने क्यू वेव पी वेव देख ली। पी वेव का मतलब है एट्रियम में डिपोलराइजेशन। क्यू वेव देखिए आपने, क्यू वेव का मीनिंग है कंडक्टिंग सिस्टम में डिपोलराइजेशन। आर वेव का मीनिंग है लेफ्ट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन या कंट्रैक्शन। एस वेव का मतलब है राइट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन या कंट्रैक्शन। देखिए वेंट्रिकल का जो डिपोलराइजेशन है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि ईसीजी की जो रिपोर्ट होती है उसमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए अलग अलग लाइनें होती है, क्योंकि ये दोनों चैम्बर जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में आपने टी वेव देखा। टी वेव का मतलब ये होता है कि जो बोथ वेंट्रिकल होते हैं ये रिपोलराइजेशन यानी रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं। और यू वेव जो होती है, यू वेव का आपने मीनिंग देखा कि कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है ये वापस से रिपोलराइज यानी रिलैक्स हो जाता है, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन वेव जो का सिग्नल जो आता है, अब इसने आगे मूव ऑन कर दिया है, उसको आगे पास आउट कर दिया है, तो अब ये रिलैक्स हो जाता है। और इसके अलावा इसमें आगे कोई वेव नहीं होती है। और हमने शुरुआत यहीं से की थी कि जो आपकी ईसीजी होती है उसमें एट्रियम के रिलैक्स होने के लिए कोई भी लाइनिंग नहीं होती है। तो एक बार फिर से अपन इसकी बात करते हैं। पी वेव जो होता है वो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, या हम कहें एट्रियम में डिपोलराइजेशन को शो करती है। क्यू वेव जो होती है कंडक्टिंग सिस्टम में डिपोलराइजेशन को शो करती है। आर वेव जो होती है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन। एस वेव राइट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन। टी वेव बोथ वेंट्रिकल में रिपोलराइजेशन यानी रिलैक्स वाली स्टेज जो होती है उसको शो करती है। और यू वेव जो होती है वो कंडक्टिंग सिस्टम में रिपोलराइजेशन यानी रिलैक्स की जो कंडीशन होती है उसको शो करती है। अब हम बात करते हैं पी क्यू इंटरवल की। आपको पता है पी का वेव का मतलब क्या होता है? पी वेव का मतलब होता है एंट्रियम में डिपोलराइजेशन। और क्यू वेव का मतलब क्या होता है? कंडक्टिंग सिस्टम में डिपोलराइजेशन। तो पी और क्यू इंटरवल यानी पी से लेकर के और क्यू तक ये जो टोटल टाइम है ये इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एट्रियम डिपोलराइजेशन पहले स्टार्ट होता है, तो इसके स्टार्ट होने से लेकर के और कंडक्टिंग सिस्टम डिपोलराइज होने तक का इसके जो बीच का समय है उसके ये जो मिडिल टाइम जो गैप है इसको हम कहते हैं पी और क्यू इंटरवल। इसके बाद हम बात करते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको हम फर्स्ट पल्स जनरेट के इससे फर्स्ट पल्स जो होती है वो जनरेट होती है। कैसे? अब आप ये समझिए। देखिए क्यू जो होता है क्यू से आर जब हम चलेंगे और आर से एस जब हम चलेंगे तो इसमें बताया गया है कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो बोथ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन को क्यू आर कॉम्प्लेक्स शो करता है। तो देखिए मान लीजिए आपकी ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। तो जैसे बोथ वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन होगा तो ये 80 से 120 mm ऑफ Hg BP हो जाएगा। तो जैसे ही 80 से 20 mm ऑफ Hg प्रेशर बढ़ेगा तो अब आप देखिए 40 mm ऑफ Hg का एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। तो जैसे ही ये 40 mm ऑफ Hg का एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा, जो ब्लड वेसल्स होगी उसकी ये जो दीवारें होंगी इस पे ब्लड के द्वारा एक दाब लगाया जाएगा बाहर की ओर। ये बाहर की ओर एक दाब लगाया जाएगा जिसको पल्स जी अब आप बीपी कह सकते हैं। तो ये जब 80 से 120 mm ऑफ Hg होता है तब एक फर्स्ट पल्स जनरेट होता है। तो ये अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन को शो करता है, या फिर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट पल्स को जनरेट करता है। अब बात करें एस टी इंटरवल का। तो एस टी इंटरवल की हमने बात कर ली। देखिए पहले आप देखिए कि एस में फेज में क्या होता है। एस फेज में राइट वेंट्रिकल जो होता है उसमें डिपोलराइजेशन का काम हो जाता है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और टी वेव जो होती है इसमें वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन यानी दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाते हैं। तो देखिए अब देखिए इन वेंट्रिकल पैलेटिव फेज यानी इम्पल्स जनरेट होता है। और जैसे इम्पल्स जनरेट होता है तो उस वक्त जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पर +30 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल होता है। और टी वेव की एंडिंग के दौरान एंडिंग ऑफ टी वेव वेंट्रिकल कंट्रक्शन जो होता है, जैसे टी वेव ख़त्म होती है तो उस वक्त जो वेंट्रिकल कंट्रक्शन यानी जिसको हम सिस्टोल कहते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो एस टी जो इंटरवल होता है उसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इसमें
पैलेटिव फेज जो होती है इसको हम अभी नीचे एक फ्लो चार्ट या जिसको आप डायग्राम कह सकते हैं उस डायग्राम के द्वारा देखेंगे पैलेटिव फेज क्या है। तब तक हम इन वेव में कुछ एबनॉर्मलिटीज़ की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि टी वेव अगर फ्लैट हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि इन वेंट्रिकल डायस्टोल टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगता है। वेंट्रिकल में डायस्टोल का टाइम यदि बढ़ गया है, जितना टाइम होना चाहिए उससे ज़्यादा समय लग रहा है, तो जो आपकी टी वेव होगी ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। और यदि आपका पी क्यू इंटरवल ज़्यादा हो गया है तो इसका मीनिंग सीधा सीधा ये जाएगा कि कंडक्टिंग सिस्टम जिसको आप जिसको आप ऐसे नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ फेज, पुरकिंजे फाइबर, ये सारे जिसमें आते हैं, तो कंडक्टिंग सिस्टम जो है वहाँ कंडक्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉक हो सकता है, या फिर पॉसिबल ही है कि सिग्नल आगे नहीं पहुँच रहा है। तो पी क्यू इंटरवल अगर ज़्यादा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंडक्टिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो थ्रू आउट होल कंडक्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका इंटरवल कम आता है तो इसका मतलब ये है कि बंडल जो होता है वो आपका ब्लॉक हो गया है, बंडल ऑफ हिज जो होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर आपको कहा जाए फर्स्ट हार्ट साउंड, आपसे पूछा जाए कि सेकंड हार्ट साउंड, अगर ईसीजी की बात करूं मैं और उसमें आपको पी क्यू आर एस टी यू ये सारी वेव आपको दे करके और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी होती है, सेकंड हार्ट साउंड कौन सी होती है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड सिस्टोलिक बीपी, इसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ पे लिया गया है, और जो आर वेव होता है इसको फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। एंड सेकंड हार्ट साउंड जो होती है वो टी वेव की होती है। अब हमने बात की थी कि पैलेटिव फेज़ क्या होती है। देखिए पैलेटिव फेज़ के बारे में आप समझिए, सेल नॉर्मल या रेस्ट कंडीशन पे होती है तो उसका पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट होता है। यहाँ पे पोलराइजेशन की कंडीशन दिखा रखी है। पोलराइजेशन का मतलब है कि ये रेस्टिंग फेज़ में है। अब जैसे रेस्टिंग फेज़ में है और काम करने के लिए इसको आगे सिग्नल भेजना पड़ेगा, तो जैसे ये सिग्नल देगी तो सिग्नल देने के लिए ये जो सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं, तो जैसे सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं तो सेल की जो परमिएबिलिटी है वो चेंज होती है। तो उस वक्त जब सेल की परमिएबिलिटी चेंज होती है तो ये -90 जो मिली वोल्ट ये पोटेंशियल है, इससे सेल का जो सिग्नलिंग अगर पोटेंशियल बोल रहे हैं तो वो +30 मिली वोल्ट होता है। और इस +30 मिली वोल्ट को ही इम्पल्स कहते हैं। यही इम्पल्स है, यही सूचना होती है। किसी नर्व की बात करें तो नर्व में +30 मिली वोल्ट चार्ज होना यही इम्पल्स है। तो +30 मिली वोल्ट जब पोटेंशियल हो जाता है तो इसको हम पैलेटिव फेज बोलते हैं। लेकिन पोलराइजेशन और पैलेटिव फेज के बीच में एक डीपोलराइजेशन स्टेट आती है जिसको अपन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। और एक बार जब पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन जाते हैं यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में जैसे ये इम्पल्स जनरेट हो जाता है, जैसे मसल्स में इसमें जो चैम्बर होता है हार्ट चैम्बर में, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में वो रिलैक्स होगा, तो इसको कहा जाता है फिर रिपोलराइजेशन। तो उसका वापस से पोटेंशियल कम हो जाता है। जैसे पोटेंशियल कम होता है जो चैम्बर होता है रेस्पेक्टिव चैम्बर उसका रिपोलराइजेशन हो जाता है या चैम्बर रिलैक्स हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स।